हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे हैं आज, दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल ई डिग्री सेल का हम जो है रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में वैसे थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो मैं एक बार फिर से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू अगर डिक्रीज करे तो दैट इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी डिक्रीज इन हुज वैल्यू इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हम इस चैप्टर में इसको कैसे यूज़ करेंगे। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो यूज़फुल वर्क है हमारे लिए, तो वो किसके इक्वल हो गया? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, यानी कि माइनस डेल्टा जी के। डिक्रीज मतलब कि नेगेटिव का साइन हो गया, फ्री एनर्जी को डेल्टा जी के साथ लिखते हैं। फर्दर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ। अब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर सेल रिएक्शन में ट्रांसफ़र होता है तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है सिस्टम में से वो कितनी होती है? 1 फैराडे के इक्वल होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम उसे रिकैप कर लेते हैं। हमने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की डेफिनेशन को पढ़ा। ये एक ऐसी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू अगर डिक्रीज करें तो दैट इज़ इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि हमने इस चैप्टर में इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को कैसे यूज़ करना है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो वो जो कि यूजफुल वर्क है, सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ है। फिर मैंने बताया कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है। अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में ट्रांसफ़र होता है तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो रिएक्शन में सेल रिएक्शन में फ्लो करती है उसकी वैल्यू जो है 1 फैराडे के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया हुआ है। वैसे पीछे हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, उसमें भी बताया था। अच्छा, लेट अस अज्यूम कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं सिस्टम में, हम उनका नंबर n ले लेते हैं, तो फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? NF के इक्वल हो जाएगी। NF के इक्वल हो जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होगी? NF के इक्वल होगी। और ये जो EMF है ये किसके इक्वल हो गया? E सेल के इक्वल हो गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NF मल्टीप्लाई बाय ई सेल। ठीक है, दिस इज व्हाट वी शेल बी राइटिंग हेयर इन दिस टॉपिक कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू NF ई सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमने पीछे पढ़ा वो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के इक्वल है, यानी कि माइनस डेल्टा जी के इक्वल है। सो जो NF ई सेल है माइनस डेल्टा जी के इक्वल हो गया। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF ई सेल, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। स्टैंडर्ड कंडीशन में आप इसे माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल के इक्वल कर लेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ई नॉट सेल से
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करा था और उसकी जो इक्वेशन थी नंस्ट इक्वेशन से ड्राइव की थी और उसमें हमने पढ़ा था ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 में, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, माइनस डेल्टा जी एन एफ, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अगर हम थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दें। थर्ड इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, अगर उसे सेकंड इक्वेशन के स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। एन एफ कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आप इधर लेके जा सकते हैं, माइनस आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे हम, ये एल एन है के सी। एल एन आपको बहुत ही बार बता दिया इस चैप्टर में, 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, एल एन की बजाय यहाँ पे 2.303 आ गया और के सी के पहले जो एल एन लिखा था उसकी जगह पे आप लॉग लिख दीजिए। सो हमारे पास जो रिलेशन मिला है वो है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, और ये मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क के इक्वल है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप इस रिलेशन से जो कि आपके पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, आप यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। कई बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी होती बल्कि डेल्टा जी की वैल्यू दी होती है, तो आपको फिर क्या करना होता है, के सी की वैल्यू निकालने के लिए बोल देते हैं। तो आपके पास ये जो टर्म्स हैं, एक डेल्टा जी है निकालने के लिए और एक के सी है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू दी है, के सी निकालने के लिए बोला है तो आप वो निकाल सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है तो आप डेफिनेटली डेल्टा जी आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कई बार के सी निकालने के लिए बोल देते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नहीं दी होती, तो डेल्टा जी की वैल्यू ना दी हो तो आप एन एफ ई नॉट सेल का रिलेशनशिप यूज़ करके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक रिलेशनशिप है जिसकी हेल्प से हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें R जो है वो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल लेनी है, टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, और डेल्टा जी और के सी ये अब डिपेंड करता है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स में जो रिलेशनशिप हमारा यूज़ होगा, एक तो ये हो गया कि माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो लेट अस अज्यूम कि आपको डेल्टा जी गिवन ही नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपको ई नॉट सेल भी नहीं गिवन, तो आपको याद है ना ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर निकल आती है तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं,
तो दैट इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। अगर वो Kc निकालने के लिए बोलते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोलते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। F फेरेडे होता है, 1 फेरेडे 96,500 कूलम है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो यूज़ करना आपने। डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आप जूल्स में लेंगे अगर आप आर को 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली के लिए हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करती है। जबकि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट जो है एक्सटेंसिव फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि नेचर नहीं कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करती है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यानी यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपने ये फॉर्मूला देख लिया, आपको मैंने बता दिया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसका। फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी हैव विद अस फॉर गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस के कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल। मैक्सिमम वर्क तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी के इक्वल ही होता है। तो रिएक्शन इसमें दिया हुआ है, जिंक और कॉपर 2+ रिएक्ट करके कॉपर और जिंक 2+ दे रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का गिवन है, तो आपने इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है और डेल्टा जी भी निकालना है। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अब डेल्टा जी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है -NF स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो अब हमारे पास E0 सेल नहीं है, तो E0 सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैसे पता चलेगा कि कैथोड कौन सी है, एनोड की इलेक्ट्रोड कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया, जो स्मॉलर वैल्यू है वो एनोड की होगी, जो बिगर वैल्यू है वो कैथोड की होगी। यानी कि कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैथोड हो जाएगा, यो यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस एनोड का -0.76 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ऐड कर दिया 1.10 वोल्ट आ गया। डेल्टा जी निकालना है हमें, -NF E0 सेल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या लगता है इसमें कितने यूज़ हो रहे हैं? जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट्री स्टेट में है ये 0 है, तो जिंक 2+ का कितना है, +2 है। तो जिंक से जिंक 2+ पे जाते हुए कितने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, 2। तो मैंने बताया था कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहाँ से हम n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो आप जिंक को कंपेयर करके निकाल लीजिए चाहे कॉपर को। चलो अगर आपने कॉपर से निकालना है तो कॉपर 2+ है और ये कॉपर एलिमेंट्री स्टेट में यानी 0 हो गया, यानी कि कॉपर 2+ से कॉपर पे जाओगे, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ पे पुट कर दी। F फेरेडे है 96,500 कूलम इनटू 1.10 वोल्ट, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा
212,300 कूलम वोल्ट पर मोल। ठीक है, तो ये जो कूलम वोल्ट है ये जाउल के इक्वल होता है। 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल। तो इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जाउल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास डेल्टा जी जो है वो जाउल पर मोल में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो जाउल पर मोल बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -212.3 किलो जाउल पर मोल। ठीक है बच्चा, तो ये आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क जो है वो निकल गया। उसके बाद इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकालिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो लेकिन मैंने कहा था कि हम R की वैल्यू जाउल में लेंगे, तो इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू भी जाउल में ले लेना आप। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है 212,300 नेगेटिव का साइन ले लिया, इज इक्वल टू -2.303 R की वैल्यू 8.314 यूनिट इसके नीचे लिखे हुए हैं, जाउल पर मोल पर केल्विन या जाउल पर केल्विन पर मोल इनटू टी टेम्परेचर है, ये क्या हो गया 298 केल्विन इनटू यहाँ पे आना चाहिए log Kc। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, शायद मिस हो गया, log Kc। तो log Kc निकाल लेते हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं इसके नीचे लेके चले जाते हैं। log Kc नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो आप ये कटिंग करेंगे तो log Kc आपके पास आ जाएगा 37.20। तो यूनिट्स में जाउल्स के साथ जाउल कट जाएगा, पर मोल के साथ पर मोल कट जाएगा, पर केल्विन के साथ केल्विन कट जाएगा, सब कुछ कट गया। तो log Kc 37.20 आ गया। ये पॉजिटिव में हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो Kc निकालना है, log इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो एंटी लॉग 37.20 हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में भी बताया था एंटी लॉग जब इस टर्म का देखना है, डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यू है उसको पावर बना दीजिए 10 की, तो 10⁻37 आ जाएगा। 0.20 का एंटी लॉग देख लीजिए टेबल में, तो वो 16 आएगा जैसे। तो अगर 16 आएगा तो डेसिमल को आपने 1 प्लेस के बाद लिख देना है। आपके पास आ गया 1.6 × 10⁻37। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकाल लिया और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। लेंथियर था न्यूमेरिकल, बट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट है, तो वी शुड डू दिस। ओके, ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। कम टू सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल मैंने डेलिब्रेटली लिया है क्योंकि इसमें से n निकालना बच्चे गलती कर जाते हैं कि n कैसे निकालना है इसका। इसमें क्योंकि जो इक्वेशन दी हुई है उससे n का जल्दी पता नहीं चलता। चलो एनीवे, इसकी स्टेटमेंट है एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज 2/3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड gives us 4/3 aluminium plus oxygen and delta G is equal to plus 960 kilojoule। तो डेल्टा जी हमें गिवन है पॉजिटिव। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमने यानी कि ई नॉट हमने कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है तो हमने ई सेल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो रिलेशनशिप हम लगा सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट लगा सकते हैं रिलेशनशिप। ई नॉट इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा जी गिवन है, एफ भी हम पुट कर लेंगे, एन नहीं हमें पता, तो एन यहाँ से पता भी नहीं चलता। चलो, आपको पता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होता है, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 होती है। चलो ऐसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13।
तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वैलेंसी 3 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बाय चांस +3 है। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक एल्युमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एल्युमिनियम बन जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो 2/3 पे भी आएंगे। तो 2 एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? अगर एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 एल्युमिनियम जो है 6 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्युमिनियम है और 3 ऑक्साइड है, तो 2 एल्युमिनियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यानी कि एक एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, इसमें अंदर जो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसमें एल्युमिनियम को 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अगर एक एल्युमिनियम को, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर एक एल्युमिनियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2/3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6/1 इंटू 2/3, तो कितना आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और आपका जो डेल्टा जी है वो किलो जूल में है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर लीजिए, n की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, फैराडे की वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ से जो आप मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालने के लिए कह रहा है वो आप निकाल लीजिए। इसको इसके नीचे ले जाइए, नेगेटिव में आ जाएगा। सो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसका -2.487 वोल्ट हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये सेकेंड न्यूमेरिकल जो है इसमें जैसे मैंने n निकालना वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है? थर्ड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है उसने कि EMF, स्टैंडर्ड EMF वैल्यू corresponding to following two reduction electrode processes are। पहली है कॉपर प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.52 वोल्ट है, और दूसरी वैल्यू है कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन कॉपर प्लस में हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.16 वोल्ट है। उसने कहा कि गैल्वेनिक सेल का जो रिएक्शन है उसे फॉर्मुलेट करो, यानी कि इसमें सेल रिएक्शन बनाना हमारे लिए एक टास्क है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना ये भी एक टास्क है, और डेल्टा जी कैलकुलेट करना तो आसान है, बिकॉज अगर आप सेल बना लेते हैं और E0 सेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो डेल्टा जी तो -NF-E0 सेल से निकल जाएगा। लेकिन इसमें मेजर जो टास्क है वो डेफिनेटली सेल बनाने की है। इसके लिए मैंने जो सिंप्लीफाई करके इसको करने के लिए सोचा, ये किया कि पहले ये देख लिया कि इनमें से छोटी या बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो एनोडिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एनोड को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब कि जो सेकंड वैल्यू है वो एनोड का रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कैथोड का रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ये कैथोड का रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है तो हमें ये दिखाना चाहिए कि कॉपर प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाता है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। एक रिडक्शन रिएक्शन दिखा दिया, ओवरऑल रिएक्शन भी दिखाएंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ेगा। तो इसमें 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस। अगर मैं दिखाऊं कि कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी रिडक्शन हो जाएगा, जो कि है ही है। तो मुझे ऑक्सीडेशन दिखाना है,
तो ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए मैं ऐसे करूँगा कि कॉपर जो है कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस हो गए, एक ये कॉपर है एज सच, ये कॉपर 2+ है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो n की वैल्यू हमें 1 मिल गई। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, देखिए ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें दिखाना चाहिए सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉल्ट ब्रिज की जो वर्टिकल 2 लाइंस हैं इसके लेफ्ट साइड पे हमें दिखाना चाहिए कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हमें दिखाना चाहिए कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है। तो चलो एटलीस्ट हमें सेल जो है यहाँ से बनाना आ गया। अब हमें E0 सेल फाइंड आउट करना है। E0 सेल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड तो यही है 0.52, क्योंकि ये बिगर वैल्यू है तो ये यहाँ पे पुट कर दी, माइनस एनोड की वैल्यू जो है वो 0.16 हो गई, तो E0 सेल हमारा निकल गया। इसको इसमें पुट कीजिए, आपका डेल्टा जी निकल आएगा, दैट्स ऑल। हाँ, ये है कि इसमें 96,500 कूलम है और E0 सेल जो है वोल्ट में है, तो डेल्टा जी कूलम वोल्ट में आ रहा है, तो 1 कूलम वोल्ट जो है 1 जूल के इक्वल होता है, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए जूल के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई एम वेरी श्योर कि ये आपको न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया दे रहे हैं 298 केल्विन पे। इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज -92.4 किलो जूल एंड 198.2 जूल पर केल्विन दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो डेल्टा जी नहीं दिया बल्कि एंथैल्पी चेंज दिया है। तो एंथैल्पी चेंज हमें दिया है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं -92.4 किलो जूल, इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके। एंट्रोपी चेंज हमें दिया ही जूल में है, नेगेटिव में, और टेम्परेचर 298 लेना है। तो यहाँ से डेल्टा जी हमने निकाल लिया। डेल्टा जी चूँकि न्यूमेरिकल में दिया नहीं था और केसी निकालने के लिए उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा जी दिया नहीं था, उसकी बजाय एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस दे दिया था। तो +1 में थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि गिब्स हाल्मोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होती है। तो आप डेल्टा एच की वैल्यू 92,400 जो है यहाँ पे पुट कीजिए, इसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव रहने दीजिए। टेम्परेचर बाकी नेगेटिव का साइन लगाना ही लगाना है, टेम्परेचर 298 ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस यानी एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 198.2 केल्विन, ये भी नेगेटिव में है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये आपका डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, लॉग के सी, यहाँ से लॉग के सी निकाल लीजिए, फिर के सी निकाल लीजिए। ये निकालना आपके लिए आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें उसने कहा है कि इस रिएक्शन में जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया दे रहे हैं 298 केल्विन पे, टेम्परेचर हमें गिवन है, एंथैल्पी और एंट्रोपी गिवन है, डेल्टा जी नहीं गिवन। एंथैल्पी डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर हमें गिवन है। तो गिब्स हाल्मोल्ट्ज़ इक्वेशन अप्लाई करके डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अप्लाई करके डेल्टा जी फाइंड आउट कर लेते हैं। उस डेल्टा जी को यहाँ पे पुट करके इज इक्वल टू
-2.303 RT log KC, यहाँ से log KC निकालिए, फिर KC निकालिए, फिर log KC जब निकल आएगा तो KC निकालने के लिए log को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट है, 5 डेसिमल है, तो डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट होते हैं वो 10 रेज़ टू पावर हो जाते हैं। 10 रेज़ टू पावर 5 हो गया। 0.845 का एंटी लॉग देखेंगे, 695 होगा। 6.95 आपने लिखना है, तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने टिपिकल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको करवाने की कोशिश की है। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। एंड कोई भी और आपको कोई प्रॉब्लम आए, न्यूमेरिकल की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में से भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं, सॉल्व्ड में से भी करवाए हैं। तो ये जैसे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, तो मेरे को लगता है कि कई बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला फॉर्मूला जो है गिब्स-हाल्मोल्ट्ज़ इक्वेशन वाला नहीं याद होता, तो इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल डेलिबरेटली अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का कराया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एच को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज। टेम्परेचर हमें गिवन है 298 केल्विन, ये भी हमें गिवन है। और जो डेल्टा एस है ये क्या है, एंट्रोपी चेंज। इस इक्वेशन को अप्लाई करके, जिसे गिब्स-हाल्मोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं, मैंने डेल्टा जी निकाला है, फिर उसको यहाँ पे पुट किया है, फिर वहाँ से केसी कैलकुलेट किया है। सो आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। वी कॉल इट अ डे। आप ज़रूर अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं प्रैक्टिसाइज कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से न्यूमेरिकल कीप ऑन कमिंग इन द not only in the subjective examination but in the competitive also. And I don't know, this exercise based upon Gibbs-Helmholtz equation was always was also given in a chapter called as thermodynamics. So you must have practiced this exercise there also. If you have not, you have an opportunity to do right now. Thank you. Love you all.